हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 24 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देंगे, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए 24 फरवरी के लिए हिंदी विषय का एक मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, ये वायरल मॉडल पेपर है और इस पेपर का कोड आप लोग याद कर लेना, 801 एजेड कोड का वायरल मॉडल पेपर है। और यही पेपर आएगा, सेम इसी तरह का आएगा 24 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक एक प्रश्न का उत्तर आप इस वीडियो में देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं 24 फरवरी को हिंदी विषय के पेपर में, तो आप इस वायरल पेपर से रिलेटेड पूरे वीडियो को, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आप सभी की। सबसे पहले ध्यान रहे आप सभी को, आप जो है बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो आपको क्या करना है, अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर और अपना नाम पेपर पर यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर रोल नंबर आपको लिखना है, यहाँ पर अपना नाम आपको लिखना है। और यदि आप पेपर देने से आधा घंटा पहले भी इस वायरल पेपर को देख लेते हैं तो आप 70 में 70 पक्का करके आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, बोर्ड एग्जाम में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नोट के अंतर्गत आप देखेंगे, नोट पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के अनुसार आपको पेपर को हल करना है। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा, किस लिए? पढ़ने के लिए। दूसरा है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर कितने खंडों में विभक्त है? 2 खंडों में विभक्त है, खंड आ में और खंड बा में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला निर्देश है, खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है, काला करके चिन्हित करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, इनका उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। किस पेन से? काले पेन से भरिएगा। पेन कौन सा होना चाहिए? बाल पॉइंट वाला कलम यानी पेन होना चाहिए। जेल पेन आपको यूज नहीं करना है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर देना होगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का भी प्रयोग ना करें। एक बार आपने जो गोला काला कर दिया सो कर दिया, उसको ना तो काटना है ना ही उसमें व्हाइटनर लगाना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा इसका भी विवरण दिया गया है। चलिए अगला है यहाँ पर निर्देश, खंड जो बा है जिसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आपको समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है। चलिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लें। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 24 फरवरी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है 24 फरवरी से और आपका पहला पेपर हिंदी विषय का है। इसलिए 70 में 70 का स्कोर यदि आप करना चाहते हैं तो इस वायरल मॉडल पेपर के एक एक प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे पहला प्रश्न है, रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो इनमें से कौन है जो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है? लहरों के राजहंस। यह किसकी नाटक है? मोहन
राकेश की नाटक है, यानी लेखक कौन है? लहरों के राजहंस के मोहन राकेश हैं। प्रश्न अगला है, हंस पत्रिका के संपादक थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, हंस पत्रिका और एक पत्रिका है मर्यादा पत्रिका। मर्यादा पत्रिका, इन दोनों पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या हैं? एक आलोचक हैं। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रसिद्ध रचना का नाम चिंतामणि है। आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न अगला है, मेरे प्यारे बच्चों, गुनाहों का देवता रचना की विधा क्या है? तो गुनाहों का देवता रचना की विधा, यानी किस विधा पर आधारित रचना है? यह है मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास। और गुनाहों के देवता के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती जी हैं। आप लोग याद कर लेना, धर्मवीर भारती जी हैं गुनाहों के देवता के लेखक। अगला प्रश्न है, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं? तो केशवदास रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है, मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1900 कब तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ? सन 1962 ईस्वी में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और सन 1900 कब? मेरे प्यारे बच्चों, 1962 में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ। तथा सन 1900 कब मेरे प्यारे बच्चों दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? आप लोग इसको भी याद कर लेना, सन 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से रीतिकाल की कालावधि या समय सीमा क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से रीतिकाल की समय सीमा है सन 1643 से 1843 ईस्वी तक। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पर सन 1643 से 1843 ईस्वी तक का समय रीतिकाल की समय सीमा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, श्रृंगार और प्रेम वेदना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? तो चित्रमयी कल्पना की प्रधानता या प्राकृतिक वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा या रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। अगला प्रश्न है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, ये जो उदाहरण है इसमें कौन सा रस है? बी वाला ऑप्शन सही होगा, हास्य रस है यहाँ पर। अगला है यहाँ पर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, उस काल मारे क्रोध के तन कापने उसका लगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं पूरा उदाहरण। उस काल मारे क्रोध के यहाँ पर के भी होगा, तन कापने उसका लगा या उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार। सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं? तो सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आप लोग इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अनुरूप शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राम कृष्ण में कौन सा समास है? तो मेरे प्यारे बच्चों, राम कृष्ण में द्वंद्व समास है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है।
मेरे प्यारे बच्चों, सागर, पारावार, जलधि ये समुद्र शब्द के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है महीपत, ये जो है किसका पर्यायवाची है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर सी वाला और ए वाला एक जैसा ऑप्शन है जो कि मिसप्रिंट है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका ए वाला ऑप्शन या सी वाला ऑप्शन ही सही होगा। अगला प्रश्न है, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य क्या है? तो तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में भाववाच्य है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। भाववाच्य में प्रधानता होती है, तो भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर करिएगा। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दें, खंड बा जो होगा वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा और यह खंड बा आएगा 50 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये जो प्रश्न आएगा कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा। गद्यांश यहाँ पर है, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्दत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण, लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का पहला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर का प्रश्न आएगा। चलिए कैसे लिखना है आपको संदर्भ? सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से 1 डाल देना है। फिर गद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं? मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है। और गद्यांश के लास्ट के शब्द क्या हैं? में ही मित्रता हो सकती है, यानी लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से लिख देना है काले पेन से आपको, और इस तरह से डैश का निशान लगाते जाइएगा, डैश डैश करते जाइएगा। इसके बाद संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह से संदर्भ आपको लिखना है। प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेखक का नाम आप काले पेन से लिखिएगा, द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड नहीं है, यहाँ पर गद्य खंड है, क्योंकि जो गद्यांश आता है गद्य खंड का भाग है, जो पद्यांश आता है वो काव्य खंड का भाग है। मेरे प्यारे बच्चों, गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखेंगे, यानी जो यहाँ पर आपको काले से प्रिंट दिख रहा है आप काले पेन से लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, और जो नीले से है यहाँ पर इसको आप नीले पेन से लिखेंगे। नामक निबंध से अवतरित है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न अगला है गद्यांश का। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दो कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये है रेखांकित अंश। चलिए इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से हेडिंग आपको डाल देना है। शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए 2 व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व
नहीं रखता है। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वह ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है, और यदि वह ऐसा नहीं समझते तो समान स्वभाव का होने पर भी मित्रता नहीं निभ सकती। राम लक्ष्मण एवं कर्ण दुर्योधन के दृष्टांत इस तथ्य के स्पष्ट उदाहरण हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है गद्यांश का, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। तो यहां पर आप लोग ध्यान दें, लिखा हुआ है राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्दत स्वभाव के थे। तो यहाँ पर कैसे लिखना है आप सभी को इसका उत्तर कि राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले, लेकिन स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें प्रगाढ़ स्नेह था। इस तरह से गद्यांश आपको हल कर देना है, आपके पूरे पूरे 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर अथवा में भी एक और गद्यांश है, ये भी इम्पोर्टेंट गद्यांश है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको भी मैं आपको हल कराऊंगा। वैसे आपको तो बोर्ड एग्जाम में एक ही गद्यांश हल करना है, दो नहीं हल करने। यहाँ पर मैं दोनों गद्यांशों को हल कराऊंगा। तो चलिए दूसरा गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े यानी आज से इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ये है गद्यांश। इसका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है, कुल 6 नंबर का होगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यदि आप अथवा वाले को हल कर रहे हैं गद्यांश को, प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा, फिर गद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं, अश्वरोही पास आया, और गद्यांश के लास्ट के शब्द क्या हैं, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब यहाँ पर इस तरह से डैश डैश कर दें, और शुरुआत के तथा लास्ट के शब्द क्या हैं, चिर विश्राम गृह में जाती हूँ, इस तरह से आपको लिख देना है। संदर्भ हेडिंग डाल देना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता नामक पाठ से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग संदर्भ इसी तरह से लिखेंगे। ममता नामक पाठ का कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो, और मित्रता नामक पाठ का संदर्भ सेम इसी तरह से आपको लिखना है। यदि इस पाठ का कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में आता है तो पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है, और फिर इसके बाद यहाँ देखेंगे आप, अगला प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश का रेखांकित अंश क्या है, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ये रेखांकित अंश है, और इसकी व्याख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या आप यहाँ पर समझिएगा। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वरोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण यानी नया घर बनाने का आदेश जारी किया था। किसको आदेश दिया था, अपने एक अधीनस्थ को बुलाकर आदेश दिया था कि इनका नया घर बना दिया जाए। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर ना हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते
बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है गद्यांश का, शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश में शहंशाह शब्द मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पर पद्यांश है पहला, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मेरे प्यारे बच्चों, इस पद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब यहाँ पर जो पद्यांश है इसका संदर्भ क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से हेडिंग डाल देना है 2। फिर पद्यांश के शुरुआत के शब्द हैं मानुष हो तो वही रस खानी, इस तरह से डैश डैश, और लास्ट के शब्द क्या हैं यहाँ पर, कूल कदम्ब की डारन, इस तरह से कदम्ब की डारन आप हेडिंग डाल देंगे। इस तरह से बिल्कुल सेम इसी तरह से यदि आप पद्यांश हल कर रहे हैं तो, और ये पद्यांश आया है तब। इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको हेडिंग डाल देना है संदर्भ। अब संदर्भ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। रसखान जी का कोई भी सवैया आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप संदर्भ सेम इसी तरह से लिखेंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है संदर्भ में। अब प्रसंग भी आपको लिखना है, तो प्रसंग में क्या लिखा जाएगा, इस पद में रसखान ने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है। पुनर्जन्म यानी अगला जन्म यानी पिछला जन्म, और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने एवं उनके समीप ही रहने की कामना की है। क्या कामना की है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मैं आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा, ताकि यदि यहाँ पर आप देख सकते हो 2 लाइनों में रेखांकित अंश है, यदि ये ना होता तो यहाँ पर ये 2 लाइनें होती तब क्या होता, इसलिए पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा। तो चलिए व्याख्या क्या होगी, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मेरे प्यारे बच्चों, कविवर रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं, और जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। कविवर रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं, यानी यदि मुझे पशु की योनि मिले, पशु के रूप में मेरा जन्म हो जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करता रहूं। आगे रसखान जी कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। कविवर रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बना तो मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए अपने जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी अंगुली पर छाते के समान उठा लिया था। कविवर रसखान आगे कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कविवर रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे पक्षी योनि में भी जन्म लेना पड़ा तो भी मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं।
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें, अगला प्रश्न है, इस पद्यांश में कालिंदी, कूल तथा पाहन का क्या अर्थ है? पाहन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर या पाहन क्या है? यहाँ पर इसका उत्तर होगा, इस पद्यांश में कालिंदी, कूल यमुना नदी का किनारा है और पाहन पाषाण यानी पत्थर को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर पद्यांश है अथवा में। ये पद्यांश भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। 24 फरवरी को ये पद्यांश बिल्कुल 100% आएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पद्यांश आप लोग अच्छे से पढ़ें। चेतक, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब यहाँ पर इसका जो है संदर्भ कैसे लिखना है, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं? चढ़ चेतक पर तलवार उठा, फिर इस तरह से डैश डैश करते जाइएगा। लास्ट के शब्द क्या हैं? दूने तिगुने उत्साह भरे। इसके बाद संदर्भ आपको लिख देना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी शीर्षक कविता से अवतरित है। मेरे प्यारे बच्चों इन सभी पद्यांश को, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है आप सभी को कि आपको एक ही पद्यांश हल करना है, दो नहीं करने, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों को हल कराया है क्योंकि दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इसलिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें कि इस पाठ का कोई भी पद्यांश आता है हल्दी घाटी शीर्षक कविता का, तो संदर्भ आपका सेम यही रहेगा। प्रसंग यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, प्रस्तुत पंक्तियों में राणा प्रताप के युद्ध कौशल और उनके पराक्रम का वर्णन किया गया है। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए लिखा हुआ है। मैं पूरे पद्यांश की व्याख्या आपको बताऊंगा। तो चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। यहाँ पर आप लोग देखेंगे व्याख्या, एक एक लाइन की व्याख्या समझिएगा आप लोग। उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जब राणा प्रताप युद्ध भूमि में तलवार उठाकर चेतक पर सवार होकर युद्ध करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अपने अंदर भूतल में स्थित पानी अर्थात असीम शौर्य को धारण कर रहे हों, अर्थात युद्ध करते हुए राजा के अंदर असीमित साहस दिखाई पड़ रहा था। आगे क्या कहते हैं, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। मेरे प्यारे बच्चों आगे कविवर कहते हैं, श्याम सुंदर दास जी कहते हैं क्या कि राणा प्रताप सिर काट काट अर्थात यहाँ पर वह ऐसा पराक्रमी वीर था। कौन? महाराणा प्रताप ऐसे पराक्रमी वीर थे जो शत्रु सेना के सिर काट काट कर अपनी जवानी का वास्तविक परिचय दे रहे थे, अर्थात अपनी जवानी के कारण यानी सफलता भी प्राप्त कर रहे थे। आगे यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, इसकी व्याख्या क्या होगी कि राणा प्रताप की सेना के कुशल सैनिक राणा प्रताप का रण कौशल देख देख कर और भी उत्साहित होकर युद्ध कर रहे थे। वह राणा प्रताप के पराक्रम को देख कर दुगने तुगने उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे। अगला यहाँ पर प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश में किस योद्धा का वर्णन किया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, उपर्युक्त पद्यांश में महाराणा प्रताप का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। संस्कृत का गद्यांश यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, अलछेद्रः अथ में भारत विजयः दुष्करः। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना है। फिर जो भी गद्यांश होगा उसके शुरुआत के शब्द काले पेन से और लास्ट के शब्द काले पेन से इस तरह से लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है संदर्भ। तो ये जो गद्यांश है इसका संदर्भ क्या होगा,
प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत धीरः धीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है? धीरः धीरेण पूज्यते। मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ इस पाठ का कोई भी गद्यांश आता है यानी नाट्य संवाद आता है तो आप जो है इसी तरह से लिखेंगे संदर्भ इस पाठ का। अब प्रसंग क्या है? इस नाट्यांश में संदेश दिया गया है कि सत्यता होने पर भी एक वीर को दूसरे वीर के साथ वीरोचित व्यवहार ही करना चाहिए। चलिए इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। अलछेद्रः, अलछेद्रः का अर्थ क्या होता है? सिकंदर होता है। अलछेद्रः का अर्थ होता है सिकंदर। अथ में भारत विजयः दुष्करः, सिकंदर कहता है तो मेरा भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन है। पुरुराजः, पुरुराज कहता है ना केवलम दुष्करः असंभवो अपि, यानी केवल कठिन ही नहीं असंभव भी है। सिकंदर कहता है अलछेद्रः सरोषम, सिकंदर क्रोध के साथ कहता है दुर्विनीत किम न जानासि इदानीम विश्व विजयिना अलछेद्रस्य अग्रे वर्तसी, सिकंदर क्रोध के साथ कहता है दुष्ट, क्या तू नहीं जानता कि इस समय तू विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा है। आगे पुरुराज कहता है, पुरुराज क्या कहता है? जानामि किंतु सत्यम तु सत्यम एव यवनराज भारतीयः वयम गीतायाः संदेशा न विसरामः। मेरे प्यारे बच्चों, पुरुराज कहता है कि जानता हूं किंतु सत्य तो सत्य ही है यमराज, हम भारतवासी गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सिकंदर कहता है कस्तावत गीतायाः संदेशा, अर्थात तो क्या है तुम्हारी गीता का संदेश। पुरुराज कहता है कि श्रुवताम, सुनो। क्या सुनो? कि हतो वा प्रापयसि स्वर्गम जित्वा वा भोजसे महीम निरासी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वराः, अर्थात कि यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे अथवा जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे, इसलिए तुम इच्छा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। तो ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे अथवा में भी एक और पद यहाँ पर गद्यांश है। ये भी इम्पोर्टेंट गद्यांश है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। आपकी 24 फरवरी को जो परीक्षा होने वाली है, हिंदी विषय का पेपर है, उसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको भी मैं आपको संदर्भ सहित इसका हिंदी अनुवाद बता दूं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा यदि आप कर रहे हैं तो लिख देना है। फिर पद्यांश नहीं है, ये गद्यांश है, तो गद्यांश के शुरुआत के शब्द वाराणसी सुविख्याता प्राचीना, लास्ट के शब्द इमाम बहु प्रशंसन्ति, ये हैं। अब इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका प्रसंग क्या होगा? इस अवतरण में वाराणसी में गंगा के घाटों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, अर्थात वाराणसी क्या है? वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। आगे आप लोग ध्यान दें, इयम बिमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयम बिमल सलिल तरंगायाः अर्थात यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। किसके किनारे पर? गंगा के किनारे पर स्थित है। आगे आप लोग ध्यान दें, अस्य घाटानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, अर्थात इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। और अगणितः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति, अस्या घाटानाश्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। मेरे प्यारे बच्चों, अगणित यानी असंख्य यात्री दूर दूर देशों से, असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा
करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आप लोग ध्यान दें। अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः अमुखः अमुखः स्फुट वक्ता चा योजानात सह पंडितः। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 4। सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं? अपदो दूरगामी, और लास्ट के शब्द क्या हैं? सह पंडितः। इस तरह से डैश डैश का निशान लगाते जाएंगे आप लोग। फिर संदर्भ आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो चलिए हिंदी अनुवाद आप लोग ध्यान दें। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानात सह पंडितः। अर्थात बिना पैरों का है, बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर है यानी अक्षर किंतु पंडित नहीं है, साक्षर है यानी अक्षर सहित है किंतु पंडित नहीं है, मुख विहीन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वह क्या है? वही पंडित है। वही क्या है? पंडित यानी विद्वान है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला है यहाँ पर पद्यांश, मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है यानी श्लोक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दुख भाग भवेत। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा आप लोग यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। लास्ट के शब्द क्या हैं? दुख भाग भवेत। इसके बाद संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम काले पेन से लिखिएगा। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? कि सभी सुखी हो, सब कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न आएगा और प्रत्येक खंड काव्य के 2 प्रश्न हैं। आपके जिले के लिए जो खंड काव्य निर्धारित है, आप उस जिले अपने जिले के अनुसार उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर करिएगा। आप लोग कमेंट करके बताओ आप किस जिले से हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य के 2 प्रश्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय, इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय 24 फरवरी को बिल्कुल 100% आना तय है। तो आप लोग इनका जीवन परिचय बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। प्रश्नोत्तर संख्या 6 का पहले नंबर पर है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, जो रेड से यहाँ पर प्रिंट है, आपको रेड पेन का यूज कहीं नहीं करना है, आप इसका भी ध्यान दें। यहाँ पर संक्षिप्त परिचय क्या होगा? तो जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1889 को। जन्म स्थान क्या था जयशंकर प्रसाद जी का? काशी। इनके पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद था। शिक्षा इन्होंने कक्षा 8 तक प्राप्त की। रचनाएं इनकी कामायनी, लहर, आंसू, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण आदि हैं। मृत्यु कब हो गई? 15 नवंबर 1937 को। अब इनका जीवन परिचय आप लोग समझेंगे। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 नवंबर सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ, यानी घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने कहाँ प्राप्त की? अपने घर पर ही प्राप्त कर ली। जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? घर पर ही हुआ था। और स्वाध्याय से ही इन्होंने
संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी भाषा की शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। यानी जब जयशंकर प्रसाद जी की आयु कितनी थी, 12 वर्ष की, तभी इनके पिता का देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। जीवन में 3-4 यात्राएं करने का अवसर भी मिला। अवसर होगा यहाँ पर, अवसर भी मिला, जिसकी छाया इनकी कुछ रचनाओं में प्रतिभासित होती है। यक्ष्मा अर्थात टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचना है। अब बारी आती है यहाँ पर आगे की ओर बढ़ने की, और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। तुलसीदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, इन सभी कवियों का जीवन परिचय आप लोग 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लो। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं तुलसीदास, बिहारी लाल जी का और महादेवी वर्मा जी का। मैं आपको बताऊंगा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा, महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त परिचय क्या होगा? जन्म कब हुआ? सन 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था? फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इनके पिता का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। इनकी माता का नाम हेमरानी। इनकी शिक्षा हुई थी एमए, जो, और ये किस विषय से एमए किए हुए थे, यानी किस विषय से की थी इन्होंने एमए की डिग्री को? तो इन्होंने संस्कृत भाषा से किया था एमए। कृतियां इनकी यानी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा आदि हैं। भाषा इनकी खड़ी बोली व ब्रज भाषा है। और मृत्यु कब हो गई महादेवी वर्मा जी की? सन 1987 ईस्वी में। चलिए इनका जीवन परिचय क्या होगा? आधुनिक युग की मीरा, वेदना की साकार मूर्ति सुश्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक अच्छे विद्वान थे। इनकी माता हेमरानी भी अच्छी विदुषी थी। केवल 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह रूपनारायण सिंह के साथ हो गया। विवाह के बाद एमए तक शिक्षा प्राप्त की। संगीत और चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। आप प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्या रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद की सदस्य नियुक्त कर सम्मानित किया। भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सुशोभित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें नीरजा पर 500 रुपये का सेक्सरिया पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। पति द्वारा परित्यागता होने के कारण इनका जीवन वेदनामय रहा। मेरे प्यारे बच्चों, इनके पति ने इनका त्याग कर दिया था, यानी रूपनारायण ने इनका त्याग कर दिया था, जिस कारण इनका जीवन दुखमय रहा। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को महादेवी जी का स्वर्गवास हो गया। अब इनकी एक रचना का नाम लिखना है, तो एक रचना यहाँ पर है दीप शिखा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है आप सभी को, जो प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर, इसमें 2 यहाँ पर श्लोक आए हैं इस मॉडल पेपर में। तो इस मॉडल पेपर के अनुसार यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी श्लोक नहीं लिखा जाएगा। वही श्लोक आपको लिखना है जो पेपर में नहीं आया है। समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, क्या है श्लोक यहाँ पर? प्रश्नोत्तर संख्या 7, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। ये श्लोक नहीं आया है। अब अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, विद्या केन वर्धते, तो विद्या किससे बढ़ती है? इसका उत्तर क्या होगा? विद्या अभ्यासेन वर्धते। विद्या जो है अभ्यास से बढ़ती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, चंद्रशेखरः कः आसीत्, यानी चंद्रशेखर कौन था? तो इसका उत्तर क्या होगा? चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत्। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त था। आगे यहाँ आप ध्यान दें, अगला प्रश्न है, कुत्र मरणम मंगलम भवति, या नहीं, ये वाला प्रश्न है। पदेन बिना किम दूरम याति, तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पदेन बिना पत्रम दूरम याति, यानी पैरों के बिना कौन दूर चला जाता है? तो पैरों के बिना पत्र दूर तक चला जाता है, क्योंकि उसके पैर नहीं होते फिर भी दूर चला जाता है। अगला है, कुत्र मरणम मंगलम भवति, यानी कहाँ मरना मंगलकारी होता है? तो इस समय की बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यदि आप जो है इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आने वाला है। वाणारस्याम मरणम मंगलम भवति, यहाँ पर चौथे प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ पर समझिएगा, वाणारस्याम मरणम मंगलम भवति। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का प्रश्न आएगा, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। दूसरा है विषय विज्ञान अभिशाप या वरदान। तीसरा है प्रदूषण की समस्या। चौथा है जल ही जीवन है। पांचवा है नारी सशक्तिकरण। तो ये जो विषय हैं, इन विषयों पर भी आप निबंध तैयार कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% यही निबंध पूछे जाएंगे। और यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जो होगा, प्रश्न पत्र जो होगा, उसमें ये निबंध जरूर आना है। आपको कैसे लिखना है चलिए मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर विज्ञान अभिशाप या वरदान पर निबंध कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 9, आप लोग ध्यान दें। इसके बाद निबंध का नाम विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसके बाद आपको लिखना है रूपरेखा। तो रूपरेखा में आपको क्या लिखना है? प्रस्तावना विज्ञान वरदान के रूप में, और तीसरी हेडिंग है विज्ञान अभिशाप के रूप में, चौथी हेडिंग है उपसंहार। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, प्रस्तावना के अंतर्गत ही क्या होता था? पहले प्रस्तावना के अंतर्गत ही सारी चीजें क्लियर करा दी जाती थी, वैसे भी आज भी वही बात है। तो प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है? आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित हैं। दुर्जेय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आज विज्ञान मानव का भाग्य विधाता बन बैठा है। अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक नाप दी हैं। उसने हमारे जीवन को सभी ओर से इतना प्रभावित कर दिया है कि विज्ञान शून्य, यानी विज्ञान यदि हटा दिया जाए तो विश्व की जो है रचना या कल्पना करना बिल्कुल असंभव होगा। इस स्थिति में हमें सोचना पड़ता है कि विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप। अतः इन दोनों पक्षों पर समन्वित दृष्टि से विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। तो विज्ञान वरदान के रूप में कब साबित होती है? तो यहाँ पर आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। जितने भी साधनों का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वह सब विज्ञान के ही वरदान है, विज्ञान के ही क्या है? वरदान है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, इसलिए तो कहा जाता है कि आज का अभिनव मनुष्य विज्ञान के माध्यम से प्रकृति पर भी विजय पा चुका है। विज्ञान के इन वरदानों की उपयोगिता प्रमुख क्षेत्र में निम्नलिखित है। यहाँ पर जाना आपसे ही, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। तो पहला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यातायात के क्षेत्र में प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में बरसों लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर,
जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर स्थान पर अधिक शीघ्र पहुंचा जा सकता है। यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार का भी काया पलट हो गया है। दूसरा विज्ञान वरदान के रूप में दूसरे क्षेत्र में संचार के क्षेत्र में क्या किया है? बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल फोन आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रहों ने इस दिशा में और भी चमत्कार कर दिया है। तीसरा है यहाँ पर दैनंदिन जीवन में विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य की दैनंदिन सुख सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है। वह हमारे कपड़े धोती है, कौन? वॉशिंग मशीन। उन पर प्रेस करती है, स्त्री के कारण प्रेस होता है, यानी प्रेस के द्वारा। भोजन पकाती है, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में क्या होता है? शीतल जल उपलब्ध कराती है विज्ञान, तथा गर्मी सर्दी दोनों से समान रूप से हमारी रक्षा करती है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या वरदान दिए? मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, कैट स्कैन आदि परीक्षणों के माध्यम से शरीर के अंदर के रोगों का पता सरलता पूर्वक लगाया जा सकता है। यही नहीं, विज्ञान से नेत्रहीनों को नेत्र, कर्णहीनों को कर्ण और अंगहीनों को अंग देना भी संभव हो सका है। अगला है औद्योगिक क्षेत्र में भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम समूह समय और धन की बचत के साथ साथ क्या हुआ है? बड़े प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ है। इससे विशाल जन समूह को आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकी हैं। अगला है कृषि क्षेत्र में, तो लगभग 130 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाला हमारा देश आज यदि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सका है, तो वह यह भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने किसान को क्या किया? उत्तम बीज, विज्ञान ने ही क्या? यह तो विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने किसान को उत्तम बीज, पौध एवं विकसित तकनीकी रासायनिक खादें, कीटनाशक, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और बिजली प्रदान की है। छोटे बड़े में बांधों का निर्माण कर नहरें निकालना भी विज्ञान से ही संभव हुआ है। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में, तो विज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन से वरदान दिए? मुद्रण यंत्र यानी जिससे सब छपाई होती है, मुद्रण यंत्र के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र पत्रिकाएं आज भी मुद्रण क्षेत्र में हुई क्रांति के फलस्वरूप घर घर पहुंचकर लोगों का ज्ञानवर्धन कर रही हैं। विज्ञान अगले वरदान के रूप में है मनोरंजन के क्षेत्र में। मेरे प्यारे बच्चों, चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बनाकर मनुष्य को उच्च कोटि का मनोरंजन सुलभ कराया है। अब देखो, विज्ञान अभिशाप के रूप में, विज्ञान कब अभिशाप हो जाता है? तो विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी भी, यानी मनुष्य देवता भी बन सकता है और असुर यानी राक्षस भी बन सकता है। सामान्य रूप से जब मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति प्रबल रहती है तो वह मानव कल्याण के कार्य करता है, परंतु किसी भी समय मनुष्य की आसुरी प्रवृत्ति प्रबल होते ही कल्याणकारी विज्ञान एकाएक प्रबलतम विध्वंसक एवं संहारक शक्ति का रूप ग्रहण कर सकता है। आज विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक खतरों से भरपूर तथा असुरक्षित हो गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग
कि आज जो है विज्ञान के ही कारण मानव का जीवन अत्यधिक खतरों से भरपूर हो गया है और असुरक्षित असुरक्षित हो गया है। कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं तो साथ साथ रोजगार के अवसर भी क्या कर लिए हैं, छीन लिए हैं। विद्युत विज्ञान द्वारा प्रदत्त एक महान देन है। विद्युत यानी बिजली विज्ञान के द्वारा की प्रदान की गई एक महान देन है। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? परंतु विद्युत का एक मामूली झटका ही व्यक्ति की यह लीला समाप्त कर सकता है। विज्ञान के दिन प्रतिदिन होते जा रहे नवीन आविष्कारों के कारण मानव पर्यावरण असंतुलन के दुष्चक्र में भी फंस चुका है। सुख सुविधाओं की अधिकता के कारण मनुष्य आलसी, यहाँ पर मनुष्य क्या हो गया है, आलसी और आराम तलब बनता जा रहा है, जिससे गर्मी सहने की क्षमता घट गई है। चारों ओर कृत्रिम आडंबर युक्त आडंबर युक्त जीवन इस विज्ञान की ही देन है। लास्ट हेडिंग है उपसंहार। इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा? विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं उसके प्रयोक्ता का होता है। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भूखमरी, महामारी और किसका आदि को समूल नष्ट कर विश्व को आधारभूत सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। किंतु यह तभी क्या है, संभव है जब मनुष्य में आध्यात्मिक दृष्टि का विकास हो, मानव कल्याण की सात्विक भावना जागे। अतः स्वयं मानव को ही यह निर्णय करना है कि वह विज्ञान को वरदान रहने दे या अभिशाप बना दे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न और इस मॉडल पेपर का बिल्कुल लास्ट प्रश्न है। आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है। इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा वाला प्रश्न है यहाँ पर, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है यानी कमी है। इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र कैसे लिखना है? सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर ध्यान दें आप लोग 10। अब क्या लिखना है? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। उदाहरण के लिए ज्योति इंटर कॉलेज, जो विषय यहाँ पर आपको डाल देना है पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं की मांग। माननीय महोदय, मैं आकांक्षा कक्षा 10 की छात्रा हूँ। आप उदाहरण के लिए किसी का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हो। इस पर आपका कोई जो है प्रतिबंध नहीं है, बस अपना नाम मत लिखिएगा। मैं आपके माध्यम से विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं की कमी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। विद्यालय का पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है जहाँ छात्र विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा होने के साथ साथ हमारी संस्कृति और विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, आगे क्या लिखना है? मैंने देखा है कि पुस्तकालय में हिंदी साहित्य, कविता, कहानियों, नाटकों, उपन्यासों और अन्य विधाओं की पुस्तकों की कमी है। इसके अलावा हिंदी भाषा के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और साहित्यिक पत्रिकाओं का भी अभाव है। तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, आगे आपको लिखना है कि यह कमी छात्रों के लिए हिंदी भाषा सीखने और समझने में बाधा डालती है। हिंदी भाषा में ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों को बाहर के पुस्तकों या अन्य स्रोतों पर निर्भर बना दिया है, यानी निर्भर क्या करना है? रहना पड़ता है, जो उनके लिए बहुत असुविधाजनक है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, अतः मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि मुझे आप क्या करें, इस समस्या का शीघ्र समाधान कराएं। और क्या करना है आपको? और आप जो है मेरे प्यारे बच्चों
पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं की पर्याप्त संख्या उपलब्ध करवाएं। आपकी त्वरित कार्यवाही के लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। यहाँ पर भवदीय आकांक्षा कक्षा 10 यहाँ पर इस तरह से लिख देना है और इधर आपको दिनांक डाल देना है। तो इस तरह से आपने देखा हिंदी विषय के वायरल मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन। इसी तरह से आप वीडियो देखना चाहते हैं 2024 में 2025 में यदि आप 24 फरवरी को हिंदी में 70 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो आप जरूर कामयाब होंगे। इसी तरह से आप मेहनत करते रहें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद।